कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां किसी देश के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? आज हम 15 नवंबर 2025 की कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह भारत के भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अलग-अलग घटनाएं हैं या फिर इनके बीच कोई कनेक्शन है, कोई बड़ी तस्वीर है। चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर भारत जा किधर रहा है। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। देखते हैं कि आज की खबरें कैसे दिखा रही हैं कि दुनिया भर में भारत की मौजूदगी, उसकी पहचान कैसे बदल रही है। ओके, सबसे पहले ये नंबर देखिए, 9वां। जर्मन वॉच की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें पिछले लगभग 30 सालों में क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत को 9वें नंबर पर रखा गया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है जो साफ दिखाती है कि भारत एक बहुत बड़े ग्लोबल चैलेंज के आमने सामने खड़ा है। हाँ, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। लिस्ट में टॉप पर तो डोमिनिकन रिपब्लिक, म्यांमार और होंडुरास जैसे देश हैं, लेकिन 9वें स्थान पर होना ये साफ बताता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों से अछूता नहीं है और इससे हमारी वैश्विक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना? लेकिन ग्लोबल स्टेज पर भारत की कहानी सिर्फ चुनौतियों की नहीं है, बल्कि प्रभाव और नेतृत्व की भी है। जैसा कहते हैं ना कि वर्ल्ड स्टेज पर लीडरशिप सिर्फ पॉलिसी से नहीं आती, प्रेजेंस से आती है। मतलब आपकी मौजूदगी वहां है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण आज ही सामने आया है। शैलेश चंद्रा को पेरिस स्थित वैश्विक ऑटोमोटिव संगठन OICA का अध्यक्ष चुना गया है। पता है खास बात क्या है? ये पहली बार है जब कोई भारतीय इस पद पर पहुंचा है। ये सीधा सीधा इशारा है कि दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से फोकस शिफ्ट करते हैं देश के अंदर। देखते हैं कि भारत की प्रगति का जो इंजन है, यानी इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आज किन वजहों से सुर्खियों में है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप बना लिया है। अब आप सोचेंगे यह है क्या? तो आसान भाषा में समझिए, ये एक सुपर पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है जो हीरो यानी डायमंड्स का इस्तेमाल करके इतने छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को भी देख सकता है जिन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल है। यह मेक इन इंडिया के लिए एक जबरदस्त उपलब्धि है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ लैब्स तक ही आके रुक नहीं जाता, वो अब हमारे गांवों तक भी पहुंच रहा है। और इसमें एक बड़ा कदम उठाया है पंजाब ने। पंजाब भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका मतलब क्या है? ग्राउंड पर इसका क्या असर होगा? इसका मतलब है कि पंजाब का हर गांव अब हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेगा, जिससे एजुकेशन, हेल्थ, ऐसी सारी सर्विसेज बेहतर होंगी। इतना ही नहीं, इससे राज्य की सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूत होगी। और टारगेट ये है कि इस महीने के अंत तक एक भी गांव पीछे न रहे। देखिए, कनेक्टिविटी सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल से नहीं आती, ये नदियों से भी बनती है। असम के गुवाहाटी में भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल शुरू हो गया है। और ये सिर्फ एक टर्मिनल नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसने वाले लोगों के लिए व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते खोलने का एक जरिया है। ओके, हमने ग्लोबल प्रेजेंस की बात की, इनोवेशन की बात की, लेकिन क्या इस आगे बढ़ने की दौड़ में हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को पीछे छोड़ रहे हैं? वेल, आज की खबरें कुछ और ही कहती हैं। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है कि कैसे भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों को न सिर्फ बचा रहा है, बल्कि उन्हें फिर से खोज भी रहा है। आज हमारे सामने हमारी विरासत की दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण कहानियां आई हैं। एक तरफ है सिक्किम, जहां लेप्चा समुदाय के सदियों पुराने संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग मिला है। ये एक तरह से उनकी पहचान पर एक ऑफिशियल मोहर है। और दूसरी तरफ है तमिलनाडु, जहां एक मंदिर की खुदाई में विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्के मिले हैं। एक तरफ जिंदा परंपरा को सहेजना और दूसरी तरफ इतिहास के दफन खजाने को ढूंढ निकालना। तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ बुनते हैं तो भारत की कैसी तस्वीर सामने आती है? चलिए देखते हैं कि 15 नवंबर की ये सुर्खियां हमें असल में क्या बता रही हैं। तो आज की कहानी ये है, एक ऐसा भारत जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहा है और अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर अपना भविष्य बना रहा है। और इन सब के बीच एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को मजबूती से थामे हुए है, चाहे वो जिंदा परंपराओं के जरिए हो या खोए हुए खजानों के।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक देश भविष्य के लिए इनोवेशन कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो उसे अपने अतीत से, अपने इतिहास से क्या याद रखना जरूरी है? प्रगति और परंपरा, इनके बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए? शायद आज का सबसे बड़ा सवाल यही है।